नाज़रीन, जहाज़ी मीडिया टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस टॉक शो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और जमीयत उलमा हिंद के वर्किंग कमेटी के मेंबर मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी साहब। आइए हम उनसे जानते हैं NPR के बारे में। ये NPR क्या है? ये NPR इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगर हम इसे उर्दू में इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो कौमी आबादी रजिस्टर कह सकते हैं। लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि हम आबादी जब हम कहते हैं तो इससे एक जनरल मफहूम होता है। यह है कौमी बाशिंदगान का रजिस्टर। यानी इस मुल्क में जितने लोग रहते हैं, चाहे इस मुल्क के शहरी हों चाहे ना हो, उन सब का ये एक रजिस्टर है। इसके मुकाबले में दूसरा है NRC, वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है। यानी जिनको इस मुल्क की शहरियत हासिल है उनका वो उसमें इंदराज होगा। तो जाहिर है जितने लोग यहाँ रहते हैं वो सब के सब शहरी नहीं है। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि यहाँ रहते जरूर हैं लेकिन शहरी नहीं, दूसरे मुल्क से आए हुए हैं। तो NPR में सिर्फ यहाँ के शहरियों ही का NPR में यहाँ के रहने वालों की मालूमात है, यहाँ पे जितने लोग रहते हैं। और NRC में उनके बारे में मालूमात होगी जो यहाँ के शहरी हैं। ये दो फर्क, ये इसके बारे में ये फर्क हुआ। यानी दो चीज़ें अलग अलग है। NPR अलग चीज़ है और NRC अलग, लेकिन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। तो दूसरा सवाल ये रहेगा कि इस NPR में और NRC में क्या ताल्लुक है? जी, ये सरकार ने गलत फहमी फैलाई है कि NRC का NPR से कोई ताल्लुक नहीं। ये हमारा जो ये वो है, ये सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे इस इंटरव्यू का मकसद तो लोगों को सही मालूमात फराहम करना है। ना हम यहाँ इस फोरम पे ना हम NRC NPR की मुखालफत कर रहे हैं, ना उसकी हिमायत कर रहे हैं, सिर्फ बल्कि हम सही मालूमात फराहम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है और पब्लिक भी कुछ गलत फहमी फैला रही है। तो इस बिना पर जो है हमारी अगर मुखालफत हो तो सही मालूमात की बुनियाद पर, ये हमारा मकसद है। तो इसके तहत मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जो NPR है इसके बारे में खुद सरकारी डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो अब ये हालांकि ये कहा जाता है कि अभी NPR के बारे में मालूमात अवेलेबल नहीं है, ये गलत बात है। NPR के बारे में जो हिदायत हैं वो गवर्नमेंट ने शाया कर दी है। गवर्नमेंट ने खुद ये हिदायत दी है, खुद हिदायत जारी की है। ये मेरे सामने है इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर अपडेशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये जो लोग की आदाद शुमार जमा करने आएंगे उनको गवर्नमेंट ने हिदायत दी। तो इन हिदायत में ही ये कहा गया है कि ये NPR जो है ये इसका NRC से क्या ताल्लुक है। इसमें ये कहा गया कि जो NPR है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत और सिटीजनशिप रूल्स सन 2003 के तहत ये जो है NPR किया जा रहा है। फिर जब उन्होंने हवाला दिया है सिटीजनशिप रूल 2003 का, तो हमारे लिए लाजिम हो जाता है कि हम सिटीजनशिप 2003 के रूल्स को देखें कि इसमें क्या कहा गया है NPR के बारे में। तो उसमें क्या कहा, क्या हिदायत? तो इस सिलसिले में मैं लफ्जी तौर पर पढ़ देना चाहता हूँ कि NPR ये जो मैनुअल है इसकी दफा 1(4) के तहत ये कहा गया है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की स्कीम पर सिटीजनशिप एक्ट सन 1955 और सिटीजनशिप रूल्स सन 2000 के तहत अमल दरामद किया जा रहा है। इसी में कहा गया है। तो ये बात क्लियर हो गई। जो लेटेस्ट मैनुअल जारी किया इसका ताल्लुक जो है वो सेंसस से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक जो है वो NRC से है। अब सिटीजनशिप रूल्स की दफा 3(5) में वो पढ़िए कि उसमें क्या कहा गया है।
उसमें कहा गया है कि इंडियन सिटीजन के मकामी रजिस्टर में अफराद की जुमला तक मालूमात पॉपुलेशन रजिस्टर से तस्दीक के बाद शामिल की जाएगी एनआरसी में। जी। तो बात क्लियर होगी कि एक्ट में रूल्स में खुद लिखा हुआ है कि जो भी मालूमात पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर दर्ज की जाएंगी उन मालूमात को एनआरसी के में शामिल किया जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो सरासर गलतफहमी की बात है। तो एक डॉक्यूमेंट्स के रोशन में आप क्या समझते हैं कि जो एनपीआर होगा उसी को एनआरसी मान लिया जाएगा या एनआरसी का फिर अलग से एक प्रोसेस शुरू होगा? जो एनपीआर है उन मालूमात को जो एनआरसी के अंदर जो मालूमात दरकार होंगी वो उनको टैली किया जाएगा। वो एक तरह से एनपीआर जो है वो बेसिक है डेटा, लेकिन एनपीआर के बाद एक और वेरिफिकेशन होगा एनआरसी के तहत। उसके अंदर कुछ मजीद डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जहां कहीं एनपीआर में उनको शुबा होगा और वो उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा एनआरसी के अंदर तस्दीक करेंगे और कुछ मजीद डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। कुछ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इख्तियारी देने हैं, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स लाजमी हो जाएंगे। जैसे कि अभी आपने कहा कि एनआरसी में कुछ मजीद कागजात देने होंगे जिसका बेस है एनपीआर, तो क्या एनपीआर में भी कुछ कागजात देने होंगे या इस पर क्या तरीका होगा? अब इसके बारे में आमतौर से ये गलतफहमी फैलाई गई कि एनआरसी में तो सिर्फ आपको बता देना है और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाएंगे। ये बात भी गलत है। जो एनपीआर का जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें दो तरह की क्लासेस हैं। एक तो वो क्लासेस हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपसे तलब किए जाएंगे, आपका इख्तियार है, आप चाहे दें या ना दें। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप दें, आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नहीं दें। मिसाल के तौर पर कि इसमें आप सबसे आखिर के जो कि इन्होंने ये कहा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, सवाल नंबर 14 दिया हुआ, सवाल नंबर 14 कि वो आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगेंगे और आपको देना है तो दें, नहीं है आपके पास अवेलेबल है तो ना दें। यानी ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है। उसमें क्या है? आधार नंबर, दूसरा है मोबाइल नंबर, तीसरा है वोटर आईडी कार्ड और चौथा है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये तो इसमें लिखे ही हुए हैं जो उनके पास पहले से लिखे हुए हैं। अब इनके बाद जो मेरा दूसरा है कि इसी में ये भी लिखा हुआ है कि नाम की तहकीक के सिलसिले में कि आपका वही नाम है जो उनके रजिस्टर में मौजूद है या आप नाम में तब्दीली कराना चाहते हैं, कोई स्पेलिंग की गलती है या नाम कोई नया शामिल कराना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में अब ये लाजमी होगा कि वो आपसे तलब करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स क्या है तो उसका मैं यह इसके अंदर पूरे हवाले। जैसे भी नाम की स्पेलिंग के बारे में भी आपने बताया, तो नाम के स्पेलिंग में यकसानियत होनी चाहिए या अगर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होगा तो उसको कबूल कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कबूल करेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड है। ये मालूम होना चाहिए कि ये डेटा जो है ये कंप्यूटर के थ्रू उनके जितने लोग आएंगे वो आपका ये करने के लिए सर्वे, उनके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन होगी, उस मोबाइल के अंदर वो नाम डालेंगे तो जो अगर आपने जो स्पेलिंग उनके नाम की है वही नाम खुलेगा उसके अंदर। अगर उस स्पेलिंग में कुछ भी फर्क हो गया, मिसाल के तौर पर आपका नाम यासीन है तो उनके यहाँ YASIN लिखा हुआ है, आपने दिया YASEEN, तो अब ये नहीं खुलेगा। तो इसलिए लाजिम है कि इन दोनों के दरमियान मुताबिकत हो। अब स्पेलिंग एरर है, इसमें परेशानियां इसमें परेशानियां ही नहीं आ सकती। अब इसके लिए आपसे डॉक्यूमेंट तलब किया जाएगा। अगर आप ये चाहेंगे कि जो नाम उनके यहाँ लिखा हुआ है वो गलत है और आपके पास जो नाम है वो सही है, तो वो नाम आपका बदल के लिखें, तो उसके लिए वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि आप हमें वो डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसमें ये सही नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एनपीआर में अगर नाम की स्पेलिंग में डिफरेंसेस होते हैं तो फिर आपको दस्तावेज दिखाना पड़ेगा अगर आधार तलब करना है। तो इसी से जुड़े हुआ अगला सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों वाली फहमी ये है कि वालिदैन की तारीख़ पैदाइश और मकाम पैदाइश के बारे में सर्टिफिकेट तलब किए जाएंगे, तो क्या ऐसा कुछ है? अब देखिए, इसको भी समझने की ज़रूरत है कि जो वालिदैन हैं उनकी आया वो उस फैमिली में शामिल हैं जिस फैमिली का सर्वे हो रहा है।
अगर उस फैमिली में वो शामिल है तो उनकी दो हैसियतें हो सकती हैं, या तो वो हेड ऑफ द फैमिली होंगे। अगर वो हेड ऑफ द फैमिली हैं तो उनके बारे में ये मालूमात पहले से मज़कूर होंगी। अगर वो हेड ऑफ द फैमिली नहीं हुए, एज ए मेंबर ऑफ फैमिली हुए और सन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है, तो फिर उस सूरत में भी एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली उनका नाम उसमें पहले से जिक्र होगा, नाम जिक्र होगा, तारीख पैदाइश, मकाम पैदाइश भी जिक्र होगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पहले ज़माने में तारीख पैदाइश लिखने की इतना एहतमाम नहीं किया जाता था, तो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में मुख्तलिफ हैं, कहीं पर हैं कहीं पर नहीं भी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा? जो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे वालिदैन की तारीख पैदाइश और मकाम पैदाइश की बात की जा रही है, उसमें ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अगर उनका पहले से रजिस्टर में नाम मौजूद है तो उनकी तारीख पैदाइश भी मौजूद होगी और मकाम पैदाइश भी मौजूद होगा, अगर वो उस फैमिली में रह रहे हैं। नहीं तो परेशानी तो यहीं पर है। अब सरकार ने कुछ और लिख के ले लिया है और अभी हमारे पास जो कागजात है उसमें कुछ और है। अब जो सरकार ने ऐसे ही तो नहीं लिख के ले लिया है, पिछली मरतबा जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे सन 2010 में जब इसका किया गया था, फिर 2015 में इसको अपडेट किया गया, तो वही मालूमात लेकर वो आपके पास आएंगे। अब अगर आपने वो पहले शो कर रखा है कि वो वालिदैन हमारे साथ रहते हैं, जिंदा हैं, हेड ऑफ द फैमिली है या मेंबर ऑफ द फैमिली है, तो उसमें से पहले से ये मालूमात मौजूद है, तो ये कोई नई मालूमात तो हासिल नहीं की जा रही है। दूसरा ये इम्कान है कि वो वालिदैन का इंतकाल हो गया, तो भी ये मालूमात देनी ज़रूरी है। अगर इंतकाल हो गया है तो भी मकाम पैदाइश और नाम तो आदमी को मालूम होता है। तारीख पैदाइश के सिलसिले में उस सूरत में उनके तारीख पैदाइश के सिलसिले में सबूत नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर आपको तारीख पैदाइश मालूम है और वो तारीख पैदाइश वही है जो उसके रजिस्टर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए अलग से कोई कागजात तलब नहीं किए जाएंगे? उसके लिए अलग से कोई कागज तलब नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी मुताबिकत के लिए अगर आप मान लिया उनके आप दर्ज है 1944 और आपके पास जो है कागज जो है उसमें शो है 1943, तो अब ये मुताबिकत के लिए जो है आपसे शो किया जाएगा, भाई आप दिखाइए आप किस बिना को 1943 कर रहे हैं, जबकि वहाँ 1944 लिखा हुआ है। जैसे 1945-44 से याद आया कि जो शहरियत एक्ट है 1950, तो उसमें ये लिखा है कि 1950 से पहले जो लोग हैं, जैसा कि मैंने सुना, मैंने पढ़ा नहीं है, तो इसमें क्लियरफाई चाहिए आपका कि जो 1950 से पहले पैदा हुए हैं या आए हैं या 1950 में आए हैं, तो उनके लिए कोई बर्थ सर्टिफिकेट तलब नहीं किया जाएगा। अब आप NPR से आप NRC में चले गए, तो मैं इससे आपको बाहर निकालना चाहता हूँ कि NRC के बारे में आप अलग से सवाल करें, मैं उसका अलग जवाब दूंगा। NRC का मकसद दूसरा है, NPR का मकसद दूसरा है। तो चलिए NPR ही से मुताल्लिक़ दूसरा सवाल करते हैं कि NPR मैनुअल आजकल सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रहा है और जिसमें ये लिखा जा रहा है कि इसमें सारे दीगर फिरकों के त्योहारों का जिक्र नहीं है, लेकिन मुस्लिम जिक्र है, लेकिन मुस्लिम त्योहारों के जिक्र निकाल दिया है। क्या ऐसा ही है? क्या सच्चाई है इसमें? इसकी हमने तहकीक करने की कोशिश की, तो हमें ये लगा कि इसमें जो एक फहरिस्त मुंसलिक की गई है त्योहारों और छुट्टियों की, जिसको एनेक्सर 5 कहते हैं, वो इस डॉक्यूमेंट में दी हुई है। अब वो एनेक्सर 5 के अंदर 2 कॉलम है। पहले कॉलम में त्योहारों और छुट्टियों का नाम है और उसके जो मुकाबिल है वो अंग्रेजी महीनों के नाम दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर न्यू ईयर हॉलीडे, अब न्यू ईयर के सामने लिखा हुआ है जनवरी, या इसी तरीके से लिखा हुआ है कि होली लिखा हुआ है, या दिवाली लिखा हुआ उसके सामने लिखा हुआ अक्टूबर, या इस तरीके से किसी भी त्योहार का नाम लिखा हुआ तो उसके मुकाबले में एक अंग्रेजी महीने का नाम लिखा हुआ। तो और उसमें इस फहरिस्त में कहीं भी किसी मुसलमान त्योहार का जिक्र नहीं है। इसका मतलब वाकई नहीं है, इस वाकई नहीं है। लेकिन अब ये भी समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि ये इसमें ये बताया गया है कि अगर आपको किसी की तारीख पैदाइश ना पता चले और वो जो मुहतरमा है वो बता ना पाए ये बच्चा कब पैदा हुआ था, तो आप कैसे मालूम करें। ये इसमें हिदायत जारी की गई है। तो उसमें बाकायदा ये हिदायत में लिखा गया कि आप उससे ये सवाल करें कि वो बरसात से पहले वो पैदा हुआ था कि बरसात के बाद पैदा हुआ था। अगर बरसात से पहले पैदा हुआ था तो बरसात से पहले के जितने हिंदू त्योहार होते हैं उन सब का नाम लें कि अच्छा होली में तो नहीं पैदा हुआ था, अच्छा होली से 4 दिन पहले पैदा हुआ था, अच्छा ये बसंत पंचमी में तो पैदा। ये औरतें जो है
ये याद रखती हैं। और हिंदू जितने त्योहार होते हैं या जो हमारे नेशनल हॉलीडेज हैं उनके अंग्रेजी महीने मुतय्यन हैं। तो जैसे जवाब मिलेगा उसके एतबार से आप अंग्रेजी महीना मुतय्यन करके लिख दें। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कहा कि साहब ये जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी के उसमें पैदा हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि वो जनवरी फरवरी में पैदा हुआ था, तो उसी के लिस्ट में दिया हुआ है। आप वो जो त्योहार बताएगी चूंकि उसका फिक्स है अंग्रेजी महीना, तो चूंकि आपको तारीख अंग्रेजी महीने में लिखनी है तो उसके मुताबिक जो तारीख दी गई वो महीना दिया गया वो लिख दीजिए। लेकिन कोई जितने भी मुस्लिम त्योहार हैं, मिसाल के तौर पर ईद है, मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे मुहर्रम की भी छुट्टी है, मिसाल के तौर पर अराफात है, मिसाल के तौर पर बकरीद है। अब ये तो कभी जनवरी में पड़ता है, तो कभी फरवरी में पड़ता है, तो कभी जून में पड़ता है, तो इसलिए उसको अंग्रेजी महीने में नहीं रखा जा सकता। इस वजह से इनमें से अंग्रेजी उनको मुस्लिम त्योहारों को खारिज किया गया। लेकिन जो अगर कोई शख्स अपनी तारीख पैदाइश उसका इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से जिक्र है, तो इस्लामिक कैलेंडर दिया हुआ है और एक कैलेंडर दिया गया है जिसमें शमसी कैलेंडर भी है, जिसमें हिंदू कैलेंडर भी है और जिसमें इस्लामिक कैलेंडर भी है। अच्छा, इस्लामिक कैलेंडर भी यहाँ पर दिया गया है। तो एनपीआर ही से जुड़ा हुआ एक अगला सवाल हमारे पास ये है कि जैसा कि भी आपने बतलाया कि एनपीआर दरअसल एनआरसी का फर्स्ट स्टेप है और एनआरसी के जो नुकसान है वो सबके सामने है। तो क्या अगर कोई शख्स एनपीआर में हिस्सा नहीं लेता है तो क्या इसके नुकसान होंगे? देखिए, अगर कोई शख्स नहीं लेता है जाती तौर पर या कुछ लोग नहीं लेते हैं तो यकीनन उनको नुकसान होगा। अलबत्ता यह है कि पूरे मुल्क में इसे किया जाता है एनपीआर को, तो मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कुछ लोगों को कि आप मस्जिद में शरीक हो। लेकिन ये जो इस वक्त मुखालफत चल रही है, हम एनपीआर की मुखालफत कर रहे हैं, नासे की मुखालफत कर रहे हैं और इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में तंजीमों को फैसला लेना चाहिए कि आया वो एनपीआर की जो एक्सरसाइज शुरू होगी, चूँकि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें एक बात समझने की है कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो नोटिफिकेशन कर दिया है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट को इसको सिलसिले में कार्रवाई करनी है उन्होंने कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि हम नहीं करेंगे इसे। तो जब तक कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं इसको वो करेंगी, टेकअप करेंगी, जब तक ये प्रोसेस नहीं शुरू हो सकता, क्योंकि जो इसका प्रोसेस है उसमें स्टेट का ही काम है। तो ये स्टेट जब तक अपने यहाँ लागू नहीं करेगा तो एनपीआर नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिकल 365 जो है कि अगर कोई स्टेट अपने काम को नाफिज करने में अगर कामयाब नहीं रहते हैं, नाकाम रहते हैं, तो सेंट्रल वहाँ पर सदर राज तक नाफिज कर सकता है। तो कर दे। अगर ऐसी बात है तो ये तो स्टेट को फैसला लेना है कि अगर वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और इस बिना पर वहाँ पे सदर राज नाफिज होता है तो उसके लिए वो जवाब दें, वो अपने फायदे या नुकसान को वो समझेंगे इस बात को। लेकिन जहाँ तक हम एज ए शहरी जो हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट इस प्रोसेस को शुरू करती है और आपके यहाँ लोग सर्वे के लिए आते हैं, तो मैं एक और वजाहत कर दूँ जो लोगों को हम तो मालूम नहीं है कि जो ये सर्वे करने वाले आपके घर आएंगे ये खाली एनपीआर के लिए नहीं आएंगे, बल्कि इनके साथ एक साथ दो काम करेंगे वो जो उन्होंने 2010 में किया था। क्या है वो सेंसस ऑफ इंडिया के भी आदाद शुमार वो लोग जमा करेंगे। सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारी मालूमात हैं जो इसके अंदर नहीं है एनपीआर के अंदर। इस फर्क को समझना चाहिए। सेंसस ऑफ इंडिया के एक नया वर्ड हमारे सामने आ रहा है, अब तक हमने किसी आम डिबेट में या मीडिया में इस चीज़ को मौजूद बस होते हुए नहीं देखा है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आपसे वजाहत चाहेंगे ये सेंसस ऑफ इंडिया क्या है और इसकी क्या प्रोसेस है? अब भाई देखिए, बहुत सारी गलतफहमियां हैं और अच्छे खासे जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको भी नहीं मालूम। मजबूरी यही है कि हम लोग पढ़ते नहीं है और फिर सुनी सुनाई बात। एक है सेंसस एक्ट जिसके तहत हिंदुस्तान में आदाद शुमार होते हैं। आदाद शुमार में उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर उसमें रिलीजन का होता है कि कौन किस मजहब का फॉलो करने वाला है। मिसाल के तौर पर उसमें लास्ट टाइम जो कास्ट भी शामिल की थी, किसी कास्ट क्या है, मिसाल के तौर पर वो शेड्यूल कास्ट का है या नहीं है ये भी शामिल है। मिसाल के तौर पर उसके घर में गैस इस्तेमाल होती है कि उसकी घर में लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल होता है, ये भी होता है। मिसाल के तौर पर उसकी माशी हालात क्या है ये भी इस्तेमाल होता है। उसकी जिंदगी का पूरा डेटा, उसकी जिंदगी का पूरा डेटा उस आदाद शुमार के अंदर होता है। तो उसमें तो 50 किस्म की मालूमात होती है।
ये है सेंसस ऑफ इंडिया। और उस आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत अपनी प्लानिंग करती है कि आया इस हमारे मुल्क में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़। अभी अमित शाह का जो बयान था कि हम जो NPR कर रहे हैं वो सरकारी स्कीमों को लागू करने के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने सेंसेक्स पे तो जिक्र ही नहीं। गलतफहमी फैलाई जा रही है। वो ये फैलाना चाहते हैं कि ये NPR ही वो सेंसस ऑफ इंडिया है। ये गलत बात है। सेंसस ऑफ इंडिया के अपने आदाद-ओ-शुमार है और सेंसस ऑफ इंडिया का अपना काम है। और NPR जो है वो एक डिफरेंट एक्ट के तहत है और उसका मकसद डिफरेंट है, उसका काम डिफरेंट है। सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर हुकूमत की पॉलिसी और प्लानिंग से ताल्लुक है। NCR जो ये आपका NRC और NPR है, इससे जो है हुकूमत ये पता लगाएगी कि हम ये लोग हमारे शहरी हैं कि ये हमारे शहरी नहीं है, इसका पता लगेगा। सिक्योरिटी की का पता लगेगा। तो शहरी जानने के लिए तो वो NRC ला रहे हैं, तो फिर इसमें NPR की क्या जरूरत है? शहरी जानने के लिए NRC ला रहे हैं और इस मुल्क में रहने वालों के लिए NPR की जरूरत है। मिसाल के तौर पर दिल्ली के अंदर अगर एक हम मिसाल ले लें कि 1 करोड़ हमारे शहरी हैं, रहते तो 2 करोड़ हैं, तो यहाँ पे सीवरेज कितना होना चाहिए, यहाँ पे पानी कितना होना चाहिए, यहाँ पे बिजली कितनी होनी चाहिए, यहाँ सड़क कितना होना चाहिए, यहाँ बसें कितनी चलनी चाहिए। अब शहरी के लिए थोड़ी है, ये सारी जरूरियात जो है तमाम बाशिंदगान के लिए है। लेकिन ये दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे बाशिंदे जो शहरी नहीं है। लेकिन इसी बात से एक और सवाल हमारे जहन में आ रहा है कि मान लीजिए हम रहने वाले झारखंड के दिल्ली में रह रहे हैं और हमारा NPR इस वजह से किया जा रहा है कि दिल्ली में जान सकें कि कितने शहरी हैं। तो जो NPR आपके पास आएगा उसका क्या तरीका होगा, इसको समझना जरूरी है। देखिए, पहले से सेंसस के तहत तमाम हाउसेस की नंबरिंग हो चुकी है पूरे इंडिया। अब मान लिया दिल्ली की भी हो चुकी है और झारखंड की भी हो चुकी है। अब आपका पिछले सेंसस के अंदर जो हाउस लिस्टिंग के बाद से जो नंबर था, मान लिया आपका नंबर 316 है, रांची के अंदर हाउस लिस्टिंग है एक पर्टिकुलर मामले के अंदर। अब जब वहां की जब वो होगी NPR होगा तो वहां पे देखा जाएगा कि आप वहां रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। अगर पिछले 6 महीने से वहां नहीं रह रहे हैं तो वहां पे ये शो किया जाएगा कि आप वहां नहीं रह रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर जहां भी आप रह रहे हैं, चाहे वो आप अपने मकान में रह रहे हो, चाहे बहैसियत किराएदार के रह रहे हो, चाहे आप बहैसियत स्टूडेंट रह रहे हो, चाहे आप बहैसियत एम्प्लॉई रह रहे हो, चाहे आप हॉस्टल में रह रहे हो, चाहे आप जेल में रह रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल में रह रहे हो, हर जगह का वो किया गया है। जो जहाँ पर रहेंगे वो NPR उनका वहीं पर होगा, उनका NPR। तो उससे पता चलेगा ये यहाँ के बाशिंदे हैं। अब जब NRC होगा तो उसमें परमानेंट सिटीजनशिप के जो परमानेंट उसके अंदर आपका इंडियन होना साबित होगा, तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, चाहे आप यहाँ रह रहे हो चाहे आप वहाँ रह रहे हो, आप इंडिया। तो जब इस किस्म के डाटा इकट्ठा करने के लिए सरकार इकदाम कर रही है तो सरकार के पास तो पहले से आधार मौजूद है, पहले से वोटर ID कार्ड मौजूद है, तो फिर इस तरीके के नए प्रोसेस की क्या जरूरत है? हाँ, ये सवालात लोगों ने किए हैं और दोनों तरफ से गलतफहमी है। देखिए, बात जो है वो सही इंफॉर्मेशन की बेसिस करना चाहिए। हमको एक डॉक्यूमेंट हम देखते हैं, एक आधार डॉक्यूमेंट है, आधार बनाया गया है। आधार में क्या मालूमात होती हैं? आधार में मालूमात होती है आदमी का नाम, आदमी के फादर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, यही 4 मालूमात होती हैं। लेकिन आपके जो NPR है उस रजिस्टर के अंदर इससे डिफरेंट मालूमात होती हैं। उससे पता चलता है कि वो इस मुल्क का शहरी है या इस मुल्क से बाशिंदा है। तो ये फर्क हुआ आधार में और इसमें। अब हम आते हैं आधार की बेसिस पर इलेक्शन का कार्ड बनता है। अब इलेक्शन के कार्ड में क्या मालूमात होती है? इलेक्शन के कार्ड में मालूमात होती है सिर्फ उन लोगों की जो वोट देने के काबिल हैं, जिसकी 18 से होती है। जबकि NPR के अंदर चाहे 1 दिन का बच्चा हो और चाहे 100 साल का बूढ़ा हो, सबकी मालूमात होती है। तो अगर सिर्फ इलेक्शन आई कार्ड की बेसिस पे डाटा अगर हमारे पास अवेलेबल होता तो NPR की जरूरत नहीं थी। अब तीसरी चीज ले आए, पासपोर्ट। पासपोर्ट तो बाहर के ट्रेवल करने के लिए है और सबके पास है नहीं।
वरना पासपोर्ट ही को मान लिया जाता। अब आ जाए पैन कार्ड में, पैन कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास बैंक का वो है, अकाउंट है, और सबके पास बैंक का अकाउंट भी नहीं होता। तो इसलिए हर डॉक्यूमेंट के अंदर एक डिफरेंट सेट ऑफ मालूमात है और हर डॉक्यूमेंट का अलग मकसद है। अब हमें बिल्कुल हमारे इस गुफ्तगू का मकसद ये निकाला जाए कि हम किसी तरह NPR को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमको ये मालूम होना चाहिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स में फ़र्क क्या है और इनसे क्या साबित होता है, किस मकसद के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल यानी आप कहना चाह रहे हैं जितने कागजात हैं सबके मकसद अलग है, NPR का ही मकसद अलग है। तो इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल आपसे ये है कि आज पूरा हिंदुस्तान NRC, CA और NPR के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें इन तीनों टर्मों को कोट किया जा रहा है। तो चूँकि डिबेट NPR पर है तो इसी से जुड़े हुए सवाल ये होगा कि NPR की मुखालफत हमें करनी चाहिए। अगर मुखालफत हम इस बात से देखते हैं कि CAA और NRC और NPR तीनों जुड़े हुए हैं और CAA में उन्होंने एक गड़बड़ जो मजहबी तफरीक की उस बिना पर जो NRC के प्रोसेस है उस प्रोसेस में मजहबी तफरीक की गुंजाइश पैदा होगी कि एक मखसूस तबके को टारगेट किया जा सकता है इस प्रोसेस के तहत। इस बिना पर मुखालफत की जा रही है, ये बिना अपनी यहाँ पे मौजूद है। अगर ये ख़त्म हो जाएगी बिना जो है कि एक मजहबी बुनियाद के ऊपर आप शरीयत का वो बना रहे हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये बुनियाद जो है ये खुद ब खुद सारी मुखालफत खत्म हो जाएगी। तो इस एतबार से तो ये बिल्कुल कहना सही है कि इसकी मुखालफत की जानी चाहिए और इसकी मुखालफत जो हो रही है वो दुरुस्त हो रही है, लेकिन इसका मकसद ये भी समझना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसका कोई गलत बुनियाद पर आपको उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो इसी से जुड़ा एक सवाल ये करेंगे कि आजकल ख़ासतौर से जब CA की बात आती है तो जो आइन के जो बुनियादी दफ़ात हैं, ख़ासतौर से आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, ये इनके ख़िलाफ़ है। तो NPR तो बराह रास्त ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन इसको भी उसी में शामिल करके ख़िलाफ़ बतलाया जाता है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, जब मैंने बताया कि ये सब जो है एक ही एक्ट का हिस्सा अगर बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक का ताल्लुक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी जब ये NPR होगा तभी NRC हो सकता है, बगैर NPR की NRC नहीं हो सकता। अब NRC में गड़बड़ है तो इसलिए NPR भी नहीं होना चाहिए, वरना NPR के अंदर ऐसा देखा जाए तो कोई ऐसी मालूमात नहीं है, इसमें तो मजहब का खाना ही नहीं है। यानी कहना चाह रहे हैं कि प्रोसेस के एतबार से इसको खिलाफ कानून नहीं कहा जा सकता। नहीं, जिस बुनियाद पे आप लड़ाई लड़ रहे हैं उस बुनियाद पे आप अगर इसे देखेंगे तो NPR के अंदर मजहब का कोई खाना नहीं है और हमारी लड़ाई मजहबी तफरीक के बना पर है, लेकिन NRC के अंदर मजहबी तफरीक है तो NRC का और NPR से ताल्लुक है, इस वजह से हम इनसे मुखालफत करने, वरना NPR के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये NRC और CA से जुड़ जाने की वजह से प्रोसेस के एतबार से इसलिए इसकी मुखालफत की जाएगी। एक आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि जहाज़ी मीडिया के क़ारीन को NPR के ताल्लुक से कोई ख़ास पैगाम देना चाहते हैं? मैं सिर्फ इसके प्रोसेस को लोगों को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये NPR का प्रोसेस क्या होगा। कि कुछ लोग आपके यहाँ सर्वे करने आएंगे, इनको एन्यूमरेटर कहते हैं, इनके पास जो पहले से डेटा मौजूद है आपकी फैमिली का, उसके अंदर आपके मकान कौन सा नंबर है उनके यहाँ लिखा हुआ है और उस मकान में कौन कौन से लोग रहते हैं वो भी लिखा हुआ है, उनके पास एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होगी। अब उस हाउस के अंदर आकर के उनके पास सारे डेटा पहले से मौजूद हैं, उससे वो उसके मुताबिक है कि नहीं है या उसमें कोई गलती है, पहले तो ये चेक होगा। दूसरी चीज़ ये चेक होगी कि कौन लोग ख़त्म हो चुके हैं और कौन लोग नए शामिल हुए हैं, उनका रिकॉर्ड वो किया जाएगा। अगर दोनों डेटा में जो आपके पास है और जो उनके पास है अगर इनमें कोई इख्तलाफ है तो उस सिलसिले में कोई सबूत मांगेंगे आपसे, और ये जो 3-4 आपको डॉक्यूमेंट बताएं ये आपसे डॉक्यूमेंट तलब किए जाएंगे। अब अगर आपकी स्पेलिंग वगैरह में गलती है और आप चाहते हैं कि आप वो दुरुस्त हो जाए तो आप पहले सबसे पहला काम मेरी मशवरे के मुताबिक तो आप अपना आधार कार्ड दुरुस्त करवा लें।
और आधार कार्ड में वो नाम होना चाहिए जो आपका सही नाम हो। और जब वो NPR का रजिस्टर लेकर आए तो आप इस बात को इंश्योर करें कि जो आधार कार्ड में आपकी स्पेलिंग दी गई है वही उसमें भी हो और वही वोटर ID कार्ड के अंदर हो। कम से कम हर आदमी को चाहिए कि अपने ये 3 डॉक्यूमेंट जो है ये दुरुस्त करा लें। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील जनाब मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी साहब, मेंबर वर्किंग कमेटी ऑफ जमीयतुल उलमा हिंद। तो आज हमने NPR के ताल्लुक से पूरी मालूमात हासिल की। फिर किसी नए एपिसोड में नए मौजू के साथ हम दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।